तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये मास्टर अब सीनियर डिसाइपल यूथेन के बारे में बता रहे थे कि यूथेन कोई मामूली डिसाइपल नहीं है। वो स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल और फ्यूरियस फैमिलीज में से एक रॉयल चैन फैमिली का वंशज है और उसके फादर एम्परर चैंगक्विंग ने कई बार स्काई कॉन्टिनेंट को बुरे लोगों से बचाया है। लेकिन एक पल ऐसा है जब पावरफुल और इविल फोर्सेस ने एक साथ मिलकर पूरे चैन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर एम्परर चैन ने किसी तरह से यूथेन को बचा लिया और इसे एक जिम्मेवारी की तरह मुझे सौंप के वापस उन्हीं इविल फोर्सेस से फाइट करने के लिए चले गए। जिसके कुछ दिन बाद हमें एम्परर चैन की भी डेथ की न्यूज मिली। तब मैंने यूथेन को अपने पास ही रख के उसे पालने का फैसला किया और उसकी रियल आइडेंटिटी को छिपा के मैंने उसे अपना एज ए डिसाइबल के रूप में इस सेक्ट में बड़ा किया। जिस पर नियो कहता कि अच्छा मुझे समझ आया कि आखिर क्यों जब मैंने पहली बार ब्रदर यूथेन को देखा था तब मुझे उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगा था। तब मास्टर कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक पावरफुल पर्सन का वंशज है, लेकिन अभी भी उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इसके अलावा उसकी पावर्स भी अभी पूरी तरीके से अवेक नहीं हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डाउन हिल की ओर जाके किडनैप हुए ओल्ड मास्टर और यूथेन को ढूंढ निकालो, वो भी हेवन स्टार सेक्ट के लोगों से पहले, क्योंकि अगर हेवन स्टार सेक्ट के एल्डरों ने पहले यूथेन को ढूंढ लिया तो वो लोग यूथेन की किसी भी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। जिस पर अब ये सब सुन के नियो कहता है कि मास्टर मैं सब कुछ समझ गया, मैं आज और अभी ब्रदर यूथेन को ढूंढने के लिए हेवन स्टार सेक्ट से निकल जाऊंगा और प्रॉमिस करता हूँ कि ब्रदर यूथेन को लेके ही आऊंगा। तब मास्टर कहता है कि ठीक है तुम अपने मिशन को स्टार्ट कर दो और सबसे पहले बीजिंग सिटी में जाके ओल्ड चैन फैमिली से कांटेक्ट करो, क्या पता वहां से तुम्हें यूथेन को फाइंड करने के लिए कुछ क्लू मिल जाए। और फिर मास्टर कहते हैं कि चूंकि तुमने बारबेरियन ट्रायल को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, इसके अलावा मैंने तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को भी देख लिया है, इसीलिए अब तुम भी सही मायनों में एक ट्रू कल्टिवेटर बन चुके हो और इस मौके पे तुम्हारे लिए कोई रिवॉर्ड तो बनता ही है। जिस पर अब मास्टर इतना कहते हैं नियो के बॉडी में कुछ होने लगता है और अब हमें पता चलता है कि नियो को भी उसका मार्शल बैज मिल जाता है जो नियो का लेवल सीधा स्टार रिलम के 7वें लेवल पे दिखा रहा था। तब ये देखकर नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या सच में मेरी लेवल स्टार रिलम के 7वें लेवल पे है। तब मास्टर भी स्माइल करते हुए कहता है कि ये बैज तुम्हारे हार्ट को सेंस करता है, इसीलिए ये जो भी लेवल इंडिकेट कर रहा है वो सच ही है और मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा लेवल मार्शल रिलम नहीं बल्कि सीधा स्टार रिलम पे पहुंच जाएगा और ये वाकई में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। जिस पर नियो कहता है कि जब मैं पहली बार अपने विलेज से निकला था तब उन लोगों को देख के सोचता था कि वाकई में वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अब पता चला वो लोग तो काफी वीक थे और अब मैं उन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। जिस पर अब नियो मास्टर से कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एल्डरो के पास कोई भी बैच क्यों नहीं है। तब मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि जब मैं भी छोटा था तो मेरे मन में भी ये सवाल अक्सर रहता था। दरअसल बात यह है कि कल्टीवेशन लेवल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला मार्शल रिलम, दूसरा स्टार रिलम और तीसरा स्टार मार्शल रिलम, और इनमें से प्रत्येक रिलम में 10-10 लेवल्स हैं और जब तुम किसी भी रिलम के 10 लेवल्स को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम ऑटोमेटिक अगले रिलम में प्रमोट कर दिए जाओगे। और चूंकि हम एल्डरो ने स्टार रिलम को भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए अब हम सबके सामने स्टार मार्शल रिलम के पावर्स को नहीं दिखा सकते, इसीलिए लेवल्स को छिपाने के लिए मार्शल बैज हमेशा हमारे हार्ट में डिसअपेयर रहता है। जिसे देखकर नियो कहता है कि मैं बिल्कुल सही था, अभी मेरी पावर्स इन एल्डरो के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर नियो चॉपिंग से कहता है कि चॉपिंग क्या तुम एक नई जर्नी के लिए रेडी हो। जिस पर चॉपिंग ऑलवेज रेडी कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम नियो को देखते हैं जो सीधे अब डाउन हिल की ओर जा रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले उसे ये स्नो माउंटेन पार करना था। और अब शॉपिंग कहता है कि हम लोग सिंपल रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन तुमने यही रास्ता क्यों चूज किया। जिस पर नियो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए थे तब उस पैट्रिस ने मुझे एक लोकेशन पे आने के लिए कहा था, इसीलिए इस जर्नी में निकलने से पहले मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए नियो इस माउंटेन के ऊपर आ जाता है और फिर सामने के नजारे को देखते हुए कहता है कि क्या ये वही प्लेस है। जिस पर अब यहाँ पे पहुंच के शॉपिंग कहता है कि वाह तुमने क्या लोकेशन खोजी है, यहाँ पर तो चारों तरफ बस रेयर चीजें ही रखी हुई है। और अब तभी इन माउंटेन में लिखे लेटरों से आवाजें आने लगती है जो नियो से कह रहे होते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए। जिसके बाद अपने आप ही यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और इसी एनर्जी से ये 3 पैट्रिस पैर हो जाते हैं जो नियो को अब देखते हुए कहते हैं कि फाइनली 500 सालों के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। इस बच्चे के पास वाकई में एंशिएंट गॉड बॉडी है। और अब एक करके ये पैट्रिस नियो से बातें करते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मरने से पहले हर हाल में इस माउंटेन पे लिखे एक टेस्ट को समझना होगा, जिसके बाद ही तुम इन सब के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। जिस पर ये दूसरे पैट्रिस कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये जल्दी करना होगा क्योंकि अब हम भी सोल फॉर्म में ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकते। तब तीसरे पैट्रिस कहते हैं कि बच्चे हम जानते हैं कि तुम्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी तुम बस इतना जान लो कि हेवन स्टार सेक्ट की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। जिस पर अब ये सब सुन के नियो और चॉपिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब ये पैट्रिस कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम तीनों हेवन स्टार सेक्ट के ओल्ड पैट्रिस हैं जो कई सालों से हेवन स्टार सेक्ट के लिए बिल्कुल वर्दी पर्सन को ढूंढ रहे थे और चूंकि तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड बॉडी है इसलिए तुम हेवन स्टार सेक्ट के नए पैट्रिस बनने के लिए बिल्कुल वर्दी हो। जिस पर अब ये सब सुन के नियो कहता है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मैंने तो अभी बस हेवन स्टार सेक्ट को ज्वाइन किया है और इतनी जल्दी मैं वाला हेवन स्टार सेक्ट के पैट्रिस बनने के लिए वर्दी कैसे हो सकता हूँ। इसके अलावा मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये एंशिएंट गॉड बॉडी है क्या। तब पैट्रिस कहते हैं कि जब स्काई कॉन्टिनेंट का सिविलाइजेशन अपेयर नहीं हुआ था उससे कुछ 1000 साल पहले इस वर्ल्ड में एंशिएंट टाइम एग्जिस्ट करता था और तब उस
एंशिएंट टाइम में लोगों के पास एक से ज्यादा मास्टर सोल हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए जिन्होंने हेवन स्टार सेक्ट की नींव को रखा था वो सीनियर एल्डर एंशिएंट टाइम में ही बॉर्न हुए थे, जिनकी वजह से उनके पास टोटल 5 मास्टर सोल थे, जिसे उन्होंने आगे चलकर कल्टीवेट किया और अपने 5 मास्टर सोल को अवेक कर लिया। और उन्हीं पावर्स की वजह से ना जाने उन्होंने कितने बैटल्स को जीता था। लेकिन लेजेंड्स का कहना है कि जो एंशिएंट टाइम में बॉर्न हुए हैं और जिनके पास एंशिएंट गॉड बॉडी है उसके पास 1, 2 या फिर 5 ही नहीं बल्कि 9 से भी ज्यादा मास्टर सोल हो सकते हैं। बस इन मास्टर सोल को अपेयर करने के लिए उस पर्सन को कल्टीवेट करते जाना है, जिसके बाद वो पर्सन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बॉडी में अपने आप ही नए मास्टर सोल अनलॉक होते जाएंगे। इसीलिए सोचो अगर तुमने उन 9 मास्टर सोल को अवेक कर लिया तो फिर तुम क्या बन जाओगे। तब ये सब सुनिए नियो थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि लेकिन मास्टर सोल तो बस 5 टाइप के ही होते हैं जो नेचर के 5 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो फिर आखिर किसी के पास 9 मास्टर सोल कैसे हो सकता है। जिस पर पैट्रिस कहते हैं कि यही तो बात है कि आखिर क्यों एंशिएंट टाइम के लोगों को गॉड कहा गया है और उनके जैसा तुम भी बन सकते हो, लेकिन अभी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसीलिए अभी तुम्हें अपने एंशिएंट गॉड बॉडी की पावर बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमने अभी सिर्फ अपने 2 मास्टर सोल को ही अवेक किया है, लेकिन यकीन मानो जब तुम अपने ट्रू पावर्स को पहचान लोगे तब इस पूरे वर्ल्ड में मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी पावर्स के आगे टिक पाएगा। जिस पर नियो कहता है कि लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे जो मास्टर हैं उनके पास कोई भी मास्टर सोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब ये पैट्रिस बताते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता है और उन्हें भी से एक चीज स्टार कॉन्टिनेंट की पावर्स है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास स्टार पावर्स होते हैं वो विदाउट मास्टर सोल के भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और एंशिएंट टाइम में भी एक ऐसा पर्सन था जो कि इन पावर्स को कैरी करता था, लेकिन उसके इरादे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तब उस पर्सन से ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए सारे लोगों ने हमारे ओल्ड पैट्रिस से हेल्प मांगी, क्योंकि वो पर्सन इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि उसे कोई देख भी नहीं पाता था। और उस टाइम पे उस पर्सन को रोकने के लिए केवल हमारे पैट्रिस ही इतने ज्यादा पावरफुल थे जो उस पर्सन की पावर्स को बीट कर सकते थे। जिसके बाद उन्होंने फाइनली अपने 5 मास्टर सोल की पावर्स का यूज करके उस पर्सन को डिफीट कर दिया। तब ये सब सुन के चॉपिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या कभी नियो भी इतना पावरफुल बन पाएगा। और अब ये तीनों पैट्रिस नियो से कहता है कि हमारे गुजरने के बाद हेवन स्टार सेक्ट दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा नीचे चला गया है और अब तुम ही हो जो इस सेक्ट के प्राइड को वापस ला सकते हो। इसके अलावा तुम्हें स्काई कॉन्टिनेंट में ह्यूमन रेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में बुरे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा। इसीलिए तुम्हें अब जितनी जल्दी हो सके पावरफुल बन के हेवन स्टार सेट की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पे लेना होगा। जिस बार नियो कहता है कि अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लूं तो आखिर मैं स्काई कॉन्टिनेंट और हेवन स्टार सेट के लोगों को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि वो लोग कभी मुझे अपने पैट्रिस के रूप में इमेजिन भी नहीं करेंगे। तब ये पैट्रिस कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब उस रॉक पे लिखे हुए एक लेटर को कल्टीवेट कर लोगे उसके बाद ऑटोमेटिक लोग तुम्हें अपना मास्टर मानने लगेंगे, क्योंकि इन सारे मार्शल आर्ट्स के लेटर्स को उसे लेजेंडरी पैट्रिस ने लिखा है और इन लेटर्स को केवल एंशिएंट गॉड बॉडी के वंशज ही समझ सकते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस चूंकि वीडियो अपलोड करने के 10 दिन या फिर 15 दिन बाद ये कंपनियां कॉपीराइट क्लेम दे रही है, इसीलिए कॉपीराइट को हटाने के लिए मुझे इन वीडियोस को ट्रिम करना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे जिस भी सीरीज में कॉपीराइट क्लेम आएगा मैं फिर से उस वीडियो को डार्क एनिमे चैनल में डाल दूंगा। इसीलिए अगर आप लोगों को कभी भी इस चैनल पे कोई एपिसोड ट्रिम मिले या फिर वो एपिसोड यहाँ पे ना मिले तो आप लोग एक बार उस एपिसोड को डार्क एनिमे चैनल पे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब कॉपीराइट वाले सारे वीडियो मैं वहीं पे अपलोड करूंगा। और अगर टाइम मिला तो उसमें भी एक नई सीरीज को स्टार्ट कर ही दूंगा। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट देख लेना आप लोगों के लिए खुशखबरी है।